हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि मोशन क्या होता है। मोशन को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। हमने जाना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमने जाना डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी बातें की थी। मोशन में हमने जाना कि चेंज इन पोजीशन होता है किसी टाइम इंटरवल में किसी रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में। डिस्टेंस में हमने जाना कि ये टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड होती है किसी बॉडी के द्वारा और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस के कई सारे पाथ हो सकते हैं जो फॉलो करने के बाद हमें डिस्टेंस मिल सकता है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा था कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट के कई सारे पाथ नहीं हो सकते। और इसके अलावा और हमने क्या देखा था, इसके अलावा और हमने ये भी देखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हम फिर से एक बार इसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। मोशन तो हमने बताया, मोशन क्या था, चेंज इन पोजीशन था किसी टाइम इंटरवल में किसी रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। रेफरेंस पॉइंट क्या था, ये वो पॉइंट था जहाँ से हम किसी बॉडी की पोजीशन मेज़र करते हैं। डिस्टेंस क्या था, ये था टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। और हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल होता है, डायरेक्शन का रोल नहीं होता। और इसके उल्टा वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड का तो रोल होता ही है, साथ ही डायरेक्शन का भी रोल होता है। ये वो बातें थी जो हमने कल की क्लास में सीखी थी। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या सीख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कुछ पॉइंट्स के हेल्प से समझने के लिए कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं जो और हम जान सकते हैं। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है एक, यहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हम जानते हैं कैसे, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट के केस में कि अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी वजह से उसके डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। और डिस्टेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं था। डिस्टेंस में बॉडी जैसा जैसा मूव करेगी वो सारे डिस्टेंस हम ऐड करके टोटल डिस्टेंस फाइंड करते थे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और यही रीज़न है कि हम डिस्टेंस को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या डिफरेंस हम इसमें देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है अपन मीटर में ही लिखते हैं। कहने का मतलब क्या, हमने कल के एग्जाम्पल में ही देखा था कि एक बॉडी कोई ए थी जो इस लाइन में मोशन कर रही थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंची और फिर वापस कुछ दूर उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट सी पे आई, यही सेम बॉडी ए। तो इस केस में हमने देखा कि इसका जो डिस्टेंस था, ये मान लेते हैं अगर
पूरा डिस्टेंस 10 मीटर था और ये 3 मीटर था, तो इस केस में हमने देखा कि बॉडी ए का जो डिस्टेंस है वो था 10 प्लस 3 13 मीटर और डिस्प्लेसमेंट था 10 माइनस 3 7 मीटर। इन दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि इनकी यूनिट्स जो हैं वो मीटर है, या ये कहें कि दोनों की यूनिट सेम है। अगर आप ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में ना मेज़र करेंगे तो ये दोनों ही सेंटीमीटर्स में होंगे, मीटर में करेंगे तो मीटर में रहेंगे, किलोमीटर्स में करेंगे तो दोनों ही किलोमीटर्स में रहेंगे। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट से? हम इस पॉइंट से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव द सेम यूनिट्स। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट both have same unit। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट्स भी की बात कर ली हमने। अब हम एक और चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से ही समझेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी ए मान लेते हैं हम, ठीक है, ये इस पाथ पे मोशन कर रहा। मान लीजिए ये बॉडी मोशन करके पॉइंट बी पे आया, फिर पॉइंट सी पे आया, ऐसे ये बॉडी ए मोशन कर रहा है। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। अब इसी सेम केस में हम डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कोई पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। एक केस ये हुआ। अब एक केस हम ये समझते हैं, मान लीजिए ये बॉडी ए पहले पॉइंट बी तक मोशन किया इसने और फिर वापस ये बॉडी सेम उल्टे डायरेक्शन में आके इनिशियल पॉइंट पे ही आके ये रेस्ट पे आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो ये डिस्टेंस प्लस वापस से ये डिस्टेंस होगा, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि इस पे डायरेक्शन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। किस पे? डिस्टेंस पे। लेकिन जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है तो हम जानते हैं कि इस पे डायरेक्शन का भी फ़र्क पड़ता है। तो हमने जाना कि बॉडी ए पहले यहाँ से पॉइंट बी तक आई, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारी 5 मीटर, और फिर ये बॉडी वापस से अपने सेम इसी पोजीशन पे आ गई। तो इस केस में क्या होगा? हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इस केस में जबकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम ही पॉइंट है, क्योंकि देखिए इनिशियल पॉइंट ये था, इसने बॉडी ए ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूरी दुनिया घूम के वापस पॉइंट ए पे ही आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो थे इसके ये सेम ही पॉइंट हैं, मतलब जहाँ से इसने शुरू किया वहीं पे इसने ख़त्म किया। तो सेम ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। वो जीरो कैसे हो जाएगा? मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी 5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, फिर वापस से ये डायरेक्शन उल्टी हुई इसलिए माइनस साइन, और पॉइंट बी से पॉइंट ए आने में वापस से 5 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी। तो इस केस में ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है 5 माइनस 5 0 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 भी हो सकता है। एक और केस देखते हैं अपन। अब मान लीजिए यहीं पे ये बॉडी ए है, इसने कुछ डिस्टेंस इधर कवर करी और फिर वापस इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे आ गया। तो इस केस में अपन जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो अपन जान रहे हैं कि टोटल पाथ लेंथ होती है जो बॉडी ने ट्रेवल करी हो। तो बॉडी ये यहाँ से यहाँ गई, मान लेते हैं ये 5 मीटर है, और फिर ये इनिशियल पॉइंट से थोड़ी और पीछे तक आ गया, ये मान लेते हैं 2 मीटर की कोई डिस्टेंस है। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 मीटर प्लस 2 मीटर 7 मीटर। लेकिन
हमने ये भी देखा है कि डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब हमने देखा कि बॉडी ए यहाँ से यहाँ अगर आती तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 रहता, और अगर वापस इसी पोजीशन पे आती तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता। और इस केस में बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से भी और पीछे आ गई है, तो इस केस में क्या होगा कि 0 - 2, या अपन ये कहें कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -2 मीटर्स होगा। तो इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे, एक बार और आप यहाँ पे देख लीजिए कि तीनों केस में पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और 0 भी हो रहा है। इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 or negative, but the displacement can be 0, negative और पॉजिटिव। मतलब डिस्टेंस जो है 0 या नेगेटिव नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से या कंडीशंस के हिसाब से 0, नेगेटिव या पॉजिटिव तीनों ही हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं और क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने ऐसा कुछ देखा था कि मान लीजिए कोई इनिशियल पॉइंट ये है और ये कोई फाइनल पॉइंट है। तो हमने देखा था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के कई सारे पाथ हो सकते हैं जो बॉडी फॉलो करके फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकती है। या तो वो कोई ये पॉइंट हो सकता है, पाथ हो सकता है, या कोई ऐसा कोई पाथ हो सकता है, या कोई ऐसा पाथ हो सकता है, कोई ऐसा पाथ हो सकता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा सकती है। और ये पाथ लेंथ ही क्या कहलाता है हमारा? ये टोटल पाथ लेंथ ही हमारा कहलाता है कि डिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के कई सारी वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसी के उल्टा जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो वैल्यू है डिस्टेंस की जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को बता पाए। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो तो कोई एक ही हो सकती है। जैसे इस केस में हमने बताया था पहले भी कि जो स्ट्रेट लाइन है जो दोनों पॉइंट को जोड़ती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ऐसा कोई भी केस आप लेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कोई एक ही ऐसी डिस्टेंस की वैल्यू है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इन्हें हम पॉइंट में नोट करते हैं। बिटवीन टू गिवन points or position, distance can have many values, but displacement can have only one वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड बस है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों की सेम यूनिट होती है, जो भी लेंथ की यूनिट होती है, वो चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो या किलोमीटर, कुछ भी हो। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ज़ीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने देखा कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये ज़ीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है।
फिर इसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस के कई सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इसी पॉइंट को अगर हम फर्दर और समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि डिस्टेंस की वैल्यू या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये बात समझ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये पाथ फॉलो करती है जो कि एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बॉडी ने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए या फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और वही शॉर्टेस्ट पाथ जो है अपना डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इस पाथ को छोड़ के बॉडी ए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए कोई भी अदर पाथ अगर चूज करता है तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हर बार डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट ये इसी बात को बता रहा है कि डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा कंपैरिजन कर लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या सीख सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में। मोशन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन, यूएसएम, हार्मोनिक मोशन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मोशन हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और रिवॉल्विंग मोशन, बहुत सारे मोशन हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली मोशंस को कैटेगराइज करें तो हम उन्हें दो पार्ट में कैटेगरी में डाल सकते हैं। उनमें से एक का नाम हम रख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड एक का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। जैसे स्कूल्स में हमारे यूनिफॉर्म लगती हैं तो हम एक जैसे दिखते हैं उन यूनिफॉर्म्स में। उसी तरह जब हम मोशन की बात करते हैं तो इस केस में यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमारा वही पुराना एग्जाम्पल बॉडी ए जो कि अब फेमस हो चुका है। मान लीजिए बॉडी ए है, ये इस स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। मान लेते हैं ये t1 टाइम पे यहाँ पे है। t1 टाइम का मतलब क्या, हमने पीछे भी t1 सिंबल कई बार यूज़ करा है, t2 सिंबल, ये सारे यूज़ करे हैं। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपने कोई स्टॉप वॉच रखी है, आपने जैसे स्टॉप वॉच को प्रेस किया उस टाइम पे बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल जब से आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तब से जो पहला ऑब्जर्वेशन जिस टाइम पे लिया ये वो टाइम है। उसके बाद मान लीजिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा कुछ टाइम पास होने के बाद आपने फिर एक बार स्टॉप वॉच देखा और उस समय बॉडी की पोजीशन देखी तो आपने देखा कि वो t2 टाइम पे कहीं पे यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए हम हर 10 सेकेंड के डेल टी का मतलब टाइम डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, हम आगे भी कभी यूज़ करेंगे, या आप कहीं पे भी डेल्टा ऐसा ट्रायंगल जैसा आप देखें ऐसा, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये डिफरेंस की बात कर रहा है। इसके आगे अगर हमने टाइम का लिख दिया तो ये टाइम डिफरेंस, प्रेशर का लिख दिया तो प्रेशर डिफरेंस, जो भी लिख दिया वो डिफरेंस ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा टी मतलब कि ये कितने टाइम डिफरेंस पे हम इसकी बॉडी की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। मान लेते हैं 10 सेकेंड्स पे ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या, हर 10 सेकेंड्स पे हम देख रहे हैं कि बॉडी कहाँ पे है। t1 टाइम पे हमने देखा यहाँ पे थी, t2 टाइम पे देखा यहाँ पे थी, फिर हमने t3 टाइम पे देखा फिर से बॉडी ए को तो यहाँ पे थी, फिर t4 टाइम पे देखा तो बॉडी ए यहाँ पे थी। इसी तरह ये हमने सारे ऑब्जर्वेशन लिए। तो हमने क्या पाया कि अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर्स के पाथ पे हो रही है तो हमने देखा कि जब ये 0 मीटर पे थी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जब हम ऑब्जर्वेशन जस्ट लेने वाले थे, ठीक है, 0 सेकेंड पे यहाँ पे थी। फिर हमने जब अगले 10 सेकेंड के बाद लिया, इसमें +10 करेंगे,
10 सेकेंड पे जब हमने ऑब्जर्वेशन ली तो हमने पाया कि ये बॉडी यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली थी। फिर हमने देखा है पहले ही कि हम 10 सेकेंड के इंटरवल पे सारी रीडिंग्स ले रहे हैं। फिर अगले 10 सेकेंड्स पे लिया तो ये कितना हो गया 10, फिर अगला 10 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स पे जब हमने अगली रीडिंग ली तो हमने देखा ये 2 मीटर्स की डिस्टेंस इसने और कवर कर ली। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो 2 + 2 4 मीटर्स हो गया। मतलब ये अकेला डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर्स। ठीक है, फिर हमने अगले 10 सेकेंड्स पे रीडिंग ली तो अगला 10 सेकेंड्स क्या आएगा 0 10 20 + 10। 30 सेकेंड्स पे जब हमने रीडिंग ली तो हमने देखा कि ये बॉडी 2 4 + 2 मीटर्स और आगे आ गया तो 4 + 2 6 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि बॉडी जो है सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। हर 2 सेकेंड्स पे हम देख रहे हैं, हर 2 मीटर्स पे देख रहे हैं तो इसने हर बार 2 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम लिया हुआ है। फिर अगले 10 सेकेंड पे देखा तो हमने पाया कि इसने फिर पिछले पॉइंट से 2 मीटर्स का डिस्टेंस और कवर कर लिया। तो जब ऐसा केस हमें दिखे किसी बॉडी की मोशन में कि वो सेम टाइम इंटरवल पे हर बार सेम डिस्टेंस ही कवर करे तो बॉडी के उस मोशन को हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ से एग्जांपल से हमने समझ लिया। अब हम कोशिश करते हैं इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिखने की। हम डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। जो हमने समझा उसके बेस पे हम डिफाइन करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड as the motion of an object in which the object travels equal distance in equal time intervals। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि ऑब्जेक्ट जो है बॉडी ए जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसके अलावा और हमने क्या देखा कि इस पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन का कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मतलब वही बात है कि टाइम का जो हमने एक स्लॉट ले लिया उस स्लॉट पे वो उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो भी हम अपने चाहे तो डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी यूनिफॉर्म मोशन की, जो आप इसको प्रॉपरली एग्जाम पे लिख सकते हैं। नोट्स में इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन में कोई भी गलती नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से मोशंस हैं जिन्हें हम यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं कि मान लीजिए कोई कार है, आप उसे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, या बाइक है उसे भी आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, अगर आप 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उसे चला रहे हैं तो आप उसे 40 पे ही रखते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है कि उसे लंबे ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे रख पाए। लेकिन अगर अपन ऐसा कंसीडर करें कि ठीक है कि कोई कार जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसका जो मोशन होगा वो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि
moving car with a constant velocity। अभी वेलोसिटी के बारे में हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आप इसे एक स्पीड की तरीके से समझ लीजिए। और एग्जांपल्स अगर हमें समझने हो तो अपन किसी भी प्लैनेट का एग्जांपल लें तो हमें पता है कि हर प्लैनेट एक उनका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है जितने पे वो एक रिवॉल्यूशन कवर करते हैं या एक रोटेशन अपना कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपन मान सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी प्लैनेट, आपको लिखना हो तो आप अर्थ भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। और क्या, एक और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो आप मान लीजिए कि कोई फ़ैन है जिसे आपने 1 2 3 4 5 के स्केल में से किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। तो अपन मान सकते हैं कि फैन ब्लेड्स के जो मोशन होंगे वो भी जो होंगे किसके एग्जाम्पल होंगे, यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है, अब ये तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया और डेफिनेशन भी देख ली। अब हम इसे कोशिश करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। तो ग्राफ कोई भी प्लॉट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई दो एक्सिस हो। ये हम मान लेते हैं ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है पॉजिटिव साइड में। इन्हीं को हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो -x एंड -y हो जाएगा, जैसा कि आपने नंबर लाइंस में भी देखा होगा मैथमेटिक्स में। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमें जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करना है तो हम वो देख रहे हैं। तो मान लेते हैं हम कोई यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये कोई रीडिंग्स हैं जिनके बेसिस पे हम आगे दूसरी रीडिंग्स कवर करेंगे। और ये मान लेते हैं हम 10 20 30 40 50 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई कार ही मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हमने देखा कि पहले सेकंड में कार की स्पीड, अगर हम मान रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार मूव कर रही है, तो हम देखते हैं कि पहले सेकंड में कार की स्पीड 10 थी। हम इन्हें और बढ़ाते हैं, ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो हमने पाया कि कार की पोजीशन ये पॉइंट पे थी। फिर हमने देखा दूसरे सेकंड पे कार हर बार स्पीड जो है कार की 10 मीटर्स पर सेकंड है। ये अगर हम डिस्टेंस मान रहे हैं तो ये मीटर्स में मान लेते हैं, और ये अगर हम टाइम मान रहे हैं तो सेकंड्स में मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि इक्वल टाइम इंटरवल पे कार जो है सेम डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमने देखा पहले सेकंड में इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा, तो अगले एक सेकंड में 10 और, तो अगला एक सेकंड ऐड होगा तो 2 सेकंड्स, और अगले 10 मीटर्स ऐड होंगे तो 20 मीटर्स। तो ये लाइन कहीं हमें ऐसा ज्वाइन करते मिल जाएगी, एक पॉइंट ये मिला। इसी तरह अगले एक और सेकंड के डिफरेंस पे अगले 10 मीटर्स और कवर करेगी। ऐसे ही हमें यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मिलता जाएगा। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा आपको। अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। ग्राफ पे ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक और अगर हम इसे बढ़ाएं तो एक पॉइंट यहाँ कहीं मिल सकता है और एक यहाँ कहीं मिल सकता है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिल जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें हो सकता है आपको कंप्लीट स्ट्रेट ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप अगर ग्राफ पे ऐसा प्लॉट करेंगे तो आपको ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हमने देख ली, जो हमें ये बताती है कि इक्वल टाइम इंटरवल पे कोई बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। उसके एग्जांपल हमने कुछ देख लिए कि कोई कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई प्लैनेट के मूवमेंट हैं वो भी जो होंगे यूनिफॉर्म मोशन होंगे, और एक कार के जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है उसका हमने एक प्लॉट भी डिज़ाइन करके समझने की कोशिश की कि कार कैसे मूव करेगी। हर 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस अगर कवर कर रही है कार, तो उसका एक जो मोशन है कार ऐसा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। इतनी चीज़ हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीखा। और जब हमने यूनिफॉर्म मोशन को इंट्रोड्यूस किया था तो हमने एक और टर्म यूज़ किया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपको यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया है तो आप खुद से भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी। तो इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि बॉडी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब कितने भी टाइम पे कितना भी डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही होगी। वो भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। जब आपको ये समझ में आ गया तो वो भी काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम सीखने के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने क्या देखा था, ज़्यादा टाइम ना लेके हम समझ लेते हैं क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि कोई बॉडी ए थी जो सेम टाइम पे, ये अगर टाइम का देखें तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो उसे हमने कहा कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा इस पे अब थोड़ा ध्यान देते हैं। ये मान लेते हैं बॉडी ए है और मान लीजिए हमने फिर से एक कोई टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया। मान लेते हैं फिर से टाइम इंटरवल जो है हमारा 10 सेकेंड ही है। टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है, इसका मतलब क्या कि हम स्टॉप वॉच पे फिक्स कर लेंगे कि कब से हमने इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और हर 10 सेकेंड्स में देखेंगे कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो हमने पहले t=0 पे देखा कि बॉडी यहाँ पे है, और जैसे ही बॉडी मूव करने लगी हमने रीडिंग लेना शुरू किया। तो t=0 पे यहाँ पे था, अगले t=10 सेकेंड्स पे हमने देखा तो बॉडी यहाँ पे थी, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की हम मान लेते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की। फिर टाइम इंटरवल हमने 10 सेकेंड फिक्स किया हुआ है तो अगले 10 सेकेंड्स पे लेंगे, तो हमारा मान लेते हैं t=20 सेकेंड्स पे हमने अगली रीडिंग लेने की कोशिश की। तो हमने देखा कि बॉडी जो थी 5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया इस 10 सेकेंड्स में। ये इस 10 सेकेंड्स का है। अगर हम टोटल देखें तो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर की 7 मीटर्स। ठीक है, फिर हम अगली रीडिंग की तरफ चलते हैं। फिर 10 सेकेंड बाद हम रीडिंग लेंगे तो अगली रीडिंग t=30 सेकेंड्स पे हमने रीडिंग ली, तो हमने पाया इस बार बॉडी ने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 + 1, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर्स। ऐसे हमने और भी कई सारी रीडिंग्स ली। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये 3 रीडिंग्स काफ़ी हैं। जो बात हम समझना चाहें वो हम यहाँ से समझ लेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बॉडी को टाइम इंटरवल तो सेम दिया, लेकिन ये बॉडी जो है हर 10 सेकेंड्स में अलग अलग मोशन कर रही है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने देखा पहले 10 सेकेंड्स में बॉडी ने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 10 सेकेंड्स में हमने देखा कि बॉडी ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो इस डिस्टेंस से अपन क्या जान सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी बॉडी की स्पीड रही होगी इसके कंपेयर में यहाँ पे बॉडी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तभी तो इसने यहाँ पे 10 सेकेंड में सिर्फ 2 मीटर्स डिस्टेंस कवर की और अगले 10 मीटर्स में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। और फिर जब हमने अगले 10 सेकेंड्स की रीडिंग ली तो हमने देखा कि 10 सेकेंड्स में इस बार बॉडी ने सिर्फ
1 मीटर डिस्टेंस ही कवर करा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बॉडी ने जो यहाँ पे स्पीड थी उससे भी अपनी स्पीड कम कर ली। इसका मतलब कि बॉडी जो है अपनी मोशन के दौरान अपनी स्पीड को वेरी कर रही है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही है। और जब बॉडी ऐसी मोशन को रिप्रेजेंट करे, जब सेम टाइम पे भी अलग अलग स्पीड से बॉडी मूव करे, तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे अपन डिफरेंस समझ पा रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कि यूनिफॉर्म के केस में बॉडी सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस जो है बॉडी कवर कर रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने की। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। हमने क्या देखा कि बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जो की पॉइंट है इस बात की वो यही है। तो अपन डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज द motion of an object in which the object travels unequal distance in equal टाइम इंटरवल। यही चीज़ तो हमने देखी है कि इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। इसमें कुछ भी हमने अलग नहीं लिखा, जो हमने समझा है वही हमने लिखा है कि हमने बॉडी को इक्वल टाइम इंटरवल दिया, फिर भी बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल पे कवर किया है। और जब बॉडी ऐसा मोशन हमें शो करे तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कोई कार है, आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो आप कभी उसे फास्ट चलाते हैं अगर खाली ट्रैफिक है, तो अगर सामने कुछ गाड़ियां हैं या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो आप उसे स्लो करते हैं। तो कोई भी ऐसा मोशन जो भी अपनी स्पीड को स्लो फास्ट कर रहा है, एक जैसी स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, वो सारे ही इसके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे ट्रेन चल रही है, जब स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू होती है तो काफ़ी स्लो चलती है, फिर जैसे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अगर उसे फ्री मिलता है ट्रैक, तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड अचीव करने की कोशिश करती है, जो भी उसकी मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल है। फिर अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के पहले ट्रेन फिर से स्लो हो जाती है। तो अपन ट्रेन की स्पीड को मान सकते हैं कि एक वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि अ कार moving with variable velocity। वेरिएबल मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ। और दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा कि मोशन ऑफ ट्रेन। एक और चीज़ हमने यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखा था कि हम उसे ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हम कोशिश करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने कैसे देखा था कि एक कोई वाई एक्सिस थी, एक कोई एक्स एक्सिस था, ये हमारा ओरिजिन था।
यूनिफॉर्म मोशन के केस में प्लॉट करना इजी इसलिए था क्योंकि हमें दोनों डेटा कंफर्म पता थे कि इतने टाइम पे बॉडी ने इतना मूव किया, इतने टाइम पे बॉडी ने अगले इतने डिस्टेंस और कवर की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम कुछ कंफर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बॉडी आगे कैसा मोशन करेगी, तो ये कोई भी रैंडम ग्राफ होगा और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम अभी प्लॉट करने जा रहे हैं ये हर बार ऐसा ही हो, क्योंकि मोशन तो हर बार चेंज हो सकता है, स्पीड उसकी हर बार चेंज हो सकती है। तो हम कोई केस मान लेते हैं कि रैंडम मोशन का। तो हमने क्या देखा था, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया था। ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने डिस्टेंस प्लॉट किया था 10 20 30 40 60। ये क्या है हमारा, इस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया। तो हमने देखा कि पहले सेकंड में मान लेते हैं किसी कार ने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, दूसरे में हम मान लेते हैं 30 की डिस्टेंस कवर करी, अगले एक सेकंड में हम मान लेते हैं 20 की डिस्टेंस कवर की। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही है घट रही है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है। फिर हमने देखा कि अगले सेकंड इसने 1 मीटर 10 मीटर की डिस्टेंस फिर से कवर की, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि गाड़ी जो भी कार है जो भी रैंडम मोशन में है या ये कहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हमने देखा अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कार का मोशन है वो रैंडमली हो रहा है, कभी भी स्पीड हो रहा है कभी भी स्लो हो रहा है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। अगर हम माने ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसे हम अगर ऐड करें तो हमें कैसा मोशन मिलेगा, 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 से 4 और 4 से ये 5, ऐसा कुछ मोशन हमें मिल जाएगा, जो कि साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट इस मोशन में है वो किसी भी वक्त पे ज़्यादा स्पीड पे है, कभी कम स्पीड पे है, जिस वजह से वो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कभी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमें ग्राफ मिला था वो एक स्ट्रेट लाइन मिला था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कैसा भी रैंडम ग्राफ हमें मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, किस स्पीड से मोशन कर रहा है। तो ये हमने जान लिया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो आज हमने ओवरऑल क्या क्या देख लिया, हमने आज देख लिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। पॉइंट्स बना के हमने ये सारी चीज़ें देख ली ताकि हमें रिमेंबर करने में आसान हो। उसके बाद हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर इसका हमने देखा डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे और लास्ट में ग्राफ देखा। फिर हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें भी यही सारी चीज़ें हमने देखी कि डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स और इसका ग्राफ। ठीक है, एक शॉर्ट में हम फिर से बता देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो जब इक्वल टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर करे बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस अगर बॉडी कवर करती है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सीखेंगे कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करके रखिएगा ताकि कल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए आगे की चीज़ें सीखने के लिए। ओके।